सेनापति भुजंग को इतने सारे सैनिकों के साथ यूं अपने कक्ष में देख राजकुमार पब्बत के चेहरे पे हवाइयां उड़ने लगी। वो डर के मारे कांपने लगा, क्योंकि सेनापति भुजंग राजा धनानंद के विश्वास पात्रों में से एक थे और ये निश्चित था कि अगर उन्होंने चाणक्य को यहाँ देख लिया तो अभी जाकर ये बात राजा धनानंद को बता देंगे कि मगध का राजकुमार, वहां का भावी राजा, उनके ही विद्रोही के साथ मिला है। इस विषम परिस्थिति में फंसा पब्बत जैसे ही सहमी नजर से चाणक्य की तरफ मुड़ा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि आचार्य चाणक्य वहां उपस्थित ही नहीं थे। चाणक्य सेनापति भुजंग और सैनिकों के आने की आहट पहले ही सुन चुके थे, इसलिए सबकी दृष्टि से बचकर वो तुरंत ही कक्ष में ही एक पर्दे के पीछे जाकर छिप गए थे। आचार्य चाणक्य को कक्ष में ना देख पब्बत ने राहत की सांस ली। भुजंग ने एक नजर कक्ष में दौड़ाई तो देखा कि पब्बत के अलावा वहां और कोई नहीं था। उन्होंने तुरंत ही सैनिकों को वहां से जाने का आदेश दिया और खुद आगे चलकर पब्बत के पास आए और उनका अभिवादन किया। राजकुमार पब्बत को इस तरह शांत देख सेनापति भुजंग हैरानी में बोले, युवराज, आप ठीक तो हैं? और आपके महल में इतना अंधेरा क्यों है? सेनापति की बात सुनकर पब्बत उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए बोला, सेनापति जी, मेरा स्वास्थ्य कुछ गड़बड़ है, इसी कारण मैंने आज शीघ्र ही दिए बुझवा दिए ताकि आराम कर सकूं। लेकिन आप कहें, अचानक मेरे कक्ष में आने का कोई विशेष कारण? सेनापति भुजंग गंभीर स्वर में बोले, जी राजकुमार, सूचना मिली है कि महाराज धनानंद को चुनौती देने वाला कपटी ब्राह्मण चाणक्य इस समय मगध में ही है। वो यहाँ किस प्रायोजन से आया है ये किसी को भी नहीं पता, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से सभी को चौकन्ना होने के लिए कहा गया है। मैंने आपके महल की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। यदि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी होती है या किसी भी व्यक्ति पर संदेह होता है तो आप तुरंत मुझे सूचित कीजिएगा। ठीक है सेनापति जी, अगर मुझे कुछ पता चला या परेशानी हुई तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। अभी आप जा सकते हैं, पब्बत ने आदेश देते हुए कहा। यह सुन सेनापति भुजंग ने पब्बत के आगे शीश झुकाया और कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़े ही थे कि तभी उन्हें पर्दे के पीछे किसी के होने का आभास हुआ। वो उस तरफ मुड़े और धीमे कदमों से पर्दे की तरफ बढ़े। जैसे जैसे भुजंग के कदम पर्दे की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे राजकुमार पब्बत की सांसें अटकने लगी थी, क्योंकि वो समझ चुका था कि चाणक्य उस पर्दे के पीछे ही छिपे हैं। पर्दे के पास पहुंच सेनापति एक पल के लिए रुके और फिर अपने बाएं हाथ से पर्दे को हटाने वाले थे कि तभी राजकुमार पब्बत लगभग चिल्लाते हुए बोला, सेनापति जी, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और हमें काफी थकान भी महसूस हो रही है, इसलिए आप शीघ्र ही यहां से चले जाएं। भुजंग का हाथ हवा में ही रुक गया। वहीं पर्दे के पीछे खड़े चाणक्य ने चैन की सांस ली। भुजंग क्षमा मांगते हुए बोला, क्षमा कीजिए युवराज, मैं सिर्फ आपकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं। आप विश्राम कीजिए, मैं चलता हूं। ये कहकर भुजंग पब्बत के कक्ष से बाहर निकल गए। उनके जाते ही पब्बत अपने कक्ष के द्वार तक आया और एक बार द्वार के बाहर देख उसने यह सुनिश्चित किया कि यहां कोई और तो नहीं। पूरी तरह से तसल्ली करने के बाद उसने कक्ष का द्वार बंद किया और कक्ष के भीतर आकर आचार्य चाणक्य को आवाज दी, आचार्य, खतरा टल चुका है, कृपया सामने आ जाए। पब्बत की बात सुन आचार्य पर्दे के पीछे से निकलकर उसके सामने आए और बोले, मेरी रक्षा करने के लिए धन्यवाद। पब्बत विनम्रता से बोला, धन्यवाद की आवश्यकता नहीं है आचार्य, लेकिन अब आपका यहां रुकना खतरे से खाली नहीं। मुझे लगता है आपको तुरंत ही मगध छोड़कर चले जाना चाहिए। चाणक्य थोड़ा चिंतित होते हुए बोले, ये इतना आसान नहीं है। मैंने सेनापति भुजंग की बातें सुनी। अगर उन्होंने जल महल की सुरक्षा इतनी कड़ी कर दी है तो उसका सीधा मतलब है कि उन्होंने मगध की सीमा पे भी कड़ी सुरक्षा बिठा दी होगी। मुझे अब मगध से निकलने के लिए तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी बात सुन पब्बत कुछ सोचते हुए बोला, आचार्य, आप चिंता ना करें, मगध की सीमा से आपको सुरक्षित बाहर निकालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। आप मुझे बस थोड़ा सा समय दीजिए। चाणक्य ने आखिरकार राजकुमार पब्बत को अपने विश्वास के घेरे में ले ही लिया था। वो अपनी इस विजय पे मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहीं पब्बत चाणक्य से काफी हद तक प्रभावित हो चुका था। उसे जैसे चाणक्य में अपने जीवन का उज्जवल भविष्य दिखने लगा था। चाणक्य ने जिस तरह उसे भारतवर्ष के सम्राट बनने का सपना दिखाया था
वो सपने के लिए अब कुछ भी करने को तैयार था। इधर तक्षशिला में अपनी आज की शिक्षा खत्म कर चंद्रगुप्त छात्रावास पहुंचा। अपने वस्त्र बदलकर उसने छात्रावास की कोठरी से एक कंबल लिया और अपने कक्ष में जाकर जमीन में बिछे अपने बिस्तर पे लेट गया। बिस्तर पे लेटते ही वो एक झटके में उठकर खड़ा हो गया। उसका बिस्तर पूरा गीला था। तभी वीरसेन और उसके साथी जोर जोर से हंसते हुए उसके सामने आए। उन्हें हंसता हुआ देख चंद्रगुप्त समझ गया कि ये इन्हीं की शरारत है। हंसते हंसते वीरसेन ने पूछा, क्या हुआ सम्राट, आपको कोई परेशानी है? तभी एक दूसरा छात्र बोला, बेचारे सम्राट चंद्रगुप्त का बिस्तर जलमग्न हो गया। और यह सुनकर वहां मौजूद सभी छात्र जोर जोर से हंसने लगे। चंद्रगुप्त ने उनकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो अपने बिस्तर से उठा और उन सब की तरफ ध्यान न देते हुए वहां से बाहर चला गया। उसे बाहर जाते देख उनमें से एक छात्र बोला, ये बाहर कहां चला गया? वीरसेन ने तंज कसते हुए कहा, शायद सम्राट आज तारों की छांव में सोना चाहते हो। सारे छात्र एक बार फिर हंसने लगे और थोड़ी देर घूमने के लिए छात्रावास से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद चंद्रगुप्त सूखी घास का एक गट्ठर उठाकर लाया और उसे अपने बिस्तर के स्थान पर बिछा लिया। कुछ समय बाद जब वीरसेन और उसके साथी छात्रावास लौटे तो चंद्रगुप्त को घास के ऊपर दिए गए रोशनी में अपना अध्याय पढ़ते देख चिढ़ गए। उन्हें तो लगा था कि आज रात भी चंद्रगुप्त की नींद खराब कर देंगे, पर चंद्रगुप्त ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर उनको मात दे दी थी। कुछ ही समय में जब सब छात्र सोने लगे, चंद्रगुप्त ने भी अध्याय खत्म कर दिए को बुझा दिया और सोने के लिए लेट गया। कुछ ही समय में उसे नींद आ गई। छात्रावास में अब सन्नाटा पसरा पड़ा था। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद वीरसेन के इशारे पर दो छात्र उठे और चंद्रगुप्त का कंबल खींचने के लिए उसकी ओर बढ़े। वो चंद्रगुप्त के पास गए तो देखा कि वो कंबल ओढ़े सो रहा है। उनमें से एक ने पिछली बार की तरह खिड़की खोल दी और दूसरा बड़ी सफाई से चंद्रगुप्त का कंबल सरकाने लगा, पर कंबल था कि सरकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस छात्र ने दोबारा कोशिश करते हुए कंबल खींचने के लिए थोड़ा और जोर लगाया, लेकिन कंबल फिर भी नहीं सरका। कंबल के अंदर सर छुपाए चंद्रगुप्त हंस रहा था, क्योंकि उसने उस कंबल के दोनों सिरों को अपनी उंगली से बांध रखा था। खींचकर वो छात्र अंधेरे में ही वीरसेन के पास पहुंचा और तभी आवाज में उससे बोला, पता नहीं कंबल के साथ क्या कर रखा है, खिसक ही नहीं रहा। वीरसेन का दांव फिर खाली गया। अब उसने कुछ सोचते हुए अपने पास रखा पानी का लोटा उठाया और उसे देते हुए कहा, इसका बिस्तर गीला किया था, अब इसको कंबल के साथ ही जलमग्न कर दो, जाओ। लोटा देते हुए वीरसेन के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। वीरसेन से लोटा ले वो छात्र दबे पांव चंद्रगुप्त की ओर बढ़ा कि तभी उसके मुंह से चीख निकली, जिसे उसने किसी तरह से दबाया। उसने नीचे देखा तो उसके पांव में कांटा चुभा था। एक पांव को ऊपर किए उसने जैसे तैसे संतुलन बनाया, लेकिन तभी दूसरे पांव में भी कांटा चुभ गया। इस बार वो अपने को संतुलित नहीं कर पाया और वो लोटा उसके हाथ से छूटकर उसके साथी राजकुमार के ऊपर जा गिरा और उसका कंबल भीग गया। चंद्रगुप्त को शंका थी कि कंबल न सरका पाने की वजह से वो अब किसी नई युक्ति के साथ वापस लौटेगा, इसलिए उसके जाते ही चंद्रगुप्त ने अंधेरे का फायदा उठाकर अपने से थोड़ी दूर कुछ कांटे फेंक दिए थे। लोटा लिए उस छात्र को अंधेरे में वो कांटे नहीं दिखे, जिसका और भी विषम परिणाम उसे अब पता चलने वाला था, क्योंकि पानी जिस राजकुमार पर गिरा वो इन सब से अनजान गहरी नींद में सो रहा था। पानी गिरने से उसकी नींद टूट गई और वो गुस्से में अपने ही साथी से जा बढ़ा और इस तरह दोनों मित्रों में झगड़ा शुरू हो गया। ये देख वीरसेन का खून खौल उठा, लेकिन गुस्से में वो झगड़ा सुलझाने के बजाय अपना कंबल तान सोने चल दिया। उन दो दोस्तों को आपस में लड़ता देख चंद्रगुप्त मंद मंद मुस्कुरा रहा था। जहां चंद्रगुप्त ने अपनी सूझबूझ से अकेले ही अपना बचाव कर लिया, वहीं अगली सुबह चाणक्य पब्बत के दिए भरोसे पर वेश बदल मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के प्रवेश द्वार के सामने था। प्रवेश द्वार पर दोगुनी सुरक्षा देख उन्हें अचंभा नहीं हुआ। वहां का माहौल ठीक उनके मगध प्रवेश के दिन जैसा था। बाहर जाने के सभी मार्ग बंद कर दिए गए थे और सिर्फ मुख्य द्वार ही आवाजाही के लिए खुला था। चाणक्य ने द्वार के चारों ओर नजर दौड़ाई तो देखा कि राजहंस को मुख्य प्रवेश द्वार के ठीक ऊपर बने एक छोटे से गुंबद पर बिठाया गया था और वो वहीं से बैठकर वो आने जाने वालों को ध्यान से देख रहा था। आचार्य चाणक्य थोड़ी सतर्कता के साथ प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो सेनापति भुजंग उन्हें रोकते हुए बोले, अपना परिचय और यहाँ आने का उद्देश्य बताओ। चाणक्य उत्तर देते हुए बोले,
जी मैं एक वैद्य हूं और मैं गांधार राज्य से यहाँ अपना व्यवसाय जमाने आया था। सेनापति भुजंग ने चाणक्य को ऊपर से नीचे तक अच्छे से देखा और सख्त होते हुए बोले, लेकिन अभी कहां जा रहे हो? चाणक्य ने बड़ी नरमी से उत्तर देते हुए कहा, कुछ औषधियां कम पड़ गई हैं, उन्हें लेने वापस गांधार जा रहा हूं। सेनापति भुजंग ने एक सैनिक को इशारा करते हुए चाणक्य की तलाशी लेने को कहा। सैनिक आगे बढ़ा और उसने चाणक्य से उनकी पीठ पे लटका झोला मांगा। उसने झोले की अच्छी तरह से जांच की तो उसे सिवाय जड़ी बूटियों के और कुछ नहीं मिला। सैनिक झोले को सेनापति को दिखाते हुए बोला, सेनापति जी, इनकी झोली में जड़ी बूटियों के अलावा कुछ नहीं है। सेनापति ने एक नजर चाणक्य की ओर देखा, लेकिन उनके मुख के भाव सामान्य थे। फिर कुछ सोचते हुए वो बोले, इनके वस्त्रों और पगड़ी की तलाशी लो। ये सुनते ही चाणक्य के माथे पर बल पड़ गए, लेकिन वो अपनी चिंता को छुपाते हुए बोले, क्या बात है, अब बाहर जाने वालों की भी तलाशी ली जाएगी? मैं तो साधारण वैद्य हूं, भला मेरे पास क्या हो सकता है? उसकी बात सुन भुजंग बोले, आपसे किसी ने कुछ पूछा या बोलने के लिए कहा? चुपचाप खड़े रहो और अपनी तलाशी दो। सेनापति का आदेश सुनते ही सैनिक चाणक्य के कपड़ों की तलाशी ले उनकी पगड़ी की तरफ बढ़ा। चाणक्य का भेद खुलने के बीच अब कुछ बचा था तो वो थी उनकी पगड़ी। उनकी पगड़ी खुलते ही उनकी शिखा के खुले बालों को देख उनकी तुरंत पहचान हो सकती थी। गुंबद में बैठा राजहंस भी चाणक्य पर नजर गड़ाए बैठा था। उसे उनका मुख देख शंका होने लगी थी। कहीं ना कहीं उसे लगने लगा था कि वैद्य के भेष में यह आदमी और कोई नहीं, चाणक्य ही है। लेकिन किसी की गलत पहचान करने का अब उसमें साहस नहीं था। फिर भी कुछ सोचते हुए गुंबद से नीचे की तरफ भागा वो। इधर चाणक्य की तलाशी ले रहा सैनिक उनकी पगड़ी खोलने ही वाला था कि तभी महल का एक सैनिक अपने घोड़े को भगाते हुए वहां आया और बोला, अरे वैद्यराज, आप अभी तक यहां से गए नहीं? महल के सैनिक को देख सेनापति भुजंग बोले, क्या तुम इन्हें जानते हो? सैनिक ने उनका अभिवादन किया और बोला, अच्छी तरह से। इन्होंने कल राजकुमार पब्बत की रक्षा की। कल जंगल में आखेट करते हुए राजकुमार ने कोई जंगली फल खा लिया था और जब रात्रि को उनका स्वास्थ्य अचानक खराब होने लगा तो राजगुरु की अनुपस्थिति में इन्होंने ही राजकुमार का इलाज किया। राजकुमार का स्वास्थ्य अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, जिसके लिए इन्हें तुरंत ही गांधार से एक विशेष किस्म की स्वर्ण भस्म लानी है, इसलिए इन्हें जाने दिया जाए। तभी राजहंस भी वहां पहुंच गया, लेकिन महल के सैनिक की बात सुन उसने चुप रहना ही उचित समझा। सेनापति भुजंग को भी बीती रात की बात याद आई, जब राजकुमार पब्बत ने उनसे कहा था कि उन्हें अपना स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी पुष्टि करने के लिए सेनापति ने सैनिक से पूछा, तुम्हारे पास कोई प्रमाण है या कोई संदेश? सैनिक ने उन्हें राजमहल से आया हुआ एक सूचना पत्र दे दिया, जिसमें लिखा गया था कि वैद्यराज को किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए और उन्हें बिना रोके मगध की सीमा से बाहर जाने दिया जाए। सूचना पत्र के अंत में राज्य की मुहर भी लगी थी। राजसी पत्र देख राजहंस की सांसें अटक गई। उसके चुप रहने के निर्णय ने आज उसे बचा लिया था। अगर वो पत्र मिलने से पहले उस वैद्य को चाणक्य बता देता तो पत्र देखने के बाद सेनापति भुजंग इस बार उसके शीश को उसके धड़ से अलग करने में जरा सा भी ना हिचकिचाते। इससे पहले कि सेनापति की नजर उस पर पड़ती, वो चुपचाप वापस गुंबद की ओर पड़ गया। राजसी पत्र पढ़कर भुजंग को विश्वास हो गया कि ये वैद्य ही है। उसने अपने व्यवहार के लिए चाणक्य से क्षमा मांगते हुए कहा, क्षमा कीजिए वैद्यराज, असल में एक दुश्मन मगध में घुस आया है और उसकी तलाश में हमें हर व्यक्ति की तलाश ही लेनी पड़ रही है। आप जा सकते हैं, मैं आपकी मंगल यात्रा की कामना करता हूं। उन्होंने तुरंत आदेश दे चाणक्य के लिए प्रवेश द्वार खुलवा दिया। वहां से निकलते समय चाणक्य भुजंग के सामने आए और बोले, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात? आप तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे। मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही वो व्यक्ति आपके सामने हो और इससे पहले कि वो आपकी नाक के नीचे से निकले, आप उसकी पहचान कर उसे पकड़ लें। ये कह चाणक्य ने सेनापति को नमन किया और चेहरे पे दबी हुई मुस्कुराहट लिए बिना किसी भय के मगध के प्रवेश द्वार के बाहर निकल गए। पब्बत के द्वारा ये राजसी पत्र भिजवाना इस बात का सबूत था कि अब वो चाणक्य से शिक्षा ग्रहण करने के लिए कोई भी कदम लेने से पीछे नहीं हटेगा। एक और जहां आचार्य चाणक्य तक्षशिला के लिए जा चुके थे, वहीं राजकुमार पब्बत तक्षशिला जाने के लिए राजा धनानंद की आज्ञा लेने आज राजसभा में आया था। राजा धनानंद अपनी राजसभा में नृत्य और मदिरा में मग्न थे। अमात्य भी इस समय उनके पास ही बैठे थे।
राजकुमार पब्बत को राज्यसभा में आया देख अमात्य हैरान थे, क्योंकि आज से पहले कभी पब्बत राज्यसभा तो दूर खुद चलकर धनानंद के पास भी नहीं आया था। पब्बत को राज्यसभा में देख धनानंद ने नर्तकियों को रुकने के लिए कहा और पब्बत को देख बोले, आज मगध के राजकुमार रास्ता तो नहीं भटक गए। पब्बत ने अपने पिता धनानंद के स्तंज को नकार उनका अभिवादन किया और अपनी बात रखते हुए बोला, मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए तक्षशिला जाना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर धनानंद हंसने लगा और इशारे से दासी को उनके मुंह में मदिरा डालने के लिए कहा। दासी ने बड़ी कामुकता के साथ उनकी इच्छा अनुसार मदिरा का पूरा प्याला उनके मुंह में उड़ेल दिया। मदिरा पीने के बाद धनानंद ने कहा, जहां जा रहे हो जाओ, हमसे अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है। पब्बत बोला, क्योंकि आप मेरे पिता हैं और आपकी आज्ञा से ही मैं पढ़ने जाऊंगा। जहां एक और धनानंद को अब इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वहीं तक्षशिला का नाम सुनते ही अमात्य के कान खड़े हो चुके थे। पब्बत की बातों से उनका दिमाग चकरा गया, क्योंकि जो पुत्र अपने पिता की शक्ल भी नहीं देखना चाहता था, वो आज उनसे तक्षशिला जाने की अनुमति लेने आया था। धनानंद बोले, ठीक है, तुम जा सकते हो। वापस जाने के लिए पब्बत मुड़ आई था कि तभी अमात्य उसे रोकते हुए बोले, तक्षशिला जाने की क्या आवश्यकता है? क्या मगध के शिक्षकों पे तुम्हारा भरोसा नहीं रहा, या फिर तुम जानबूझकर मगध से दूर जाना चाहते हो? तक्षशिला में वो सब कुछ है जो मुझे कुशल शासक बना सकता है। यहां मगध में इतने ऐशो आराम के बीच रहकर शिक्षा ग्रहण करना आसान नहीं है। ये कहते हुए पब्बत ने अपने पिता की दासियों और वहां रखे मदिरा के प्यालों की तरफ इशारा कर दिया। अमात्य उसकी बातों का आशय समझ चुके थे, लेकिन वो उसके उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। धनानंद अमात्य की तरफ देखते हुए बोला, अमात्य, ये जाना चाहता है तो जाने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं इसे? अमात्य गंभीर स्वर में बोले, क्योंकि महाराज, तक्षशिला में वो कपटी आचार्य चाणक्य भी है और हमें इस बात का भय है कि वो राजकुमार पब्बत जैसे भोले राजकुमार को अपने जाल में फंसा उनका इस्तेमाल मगध शासन के विरुद्ध भी कर सकता है। अमात्य की बात सुनकर पब्बत के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने अपना डर अमात्य के सामने जाहिर नहीं होने दिया। उसी समय एक दास ने राज्यसभा में प्रवेश किया। राजा और अमात्य का अभिवादन कर वो बोला, महामंत्री जी, सुबह से शाम होने को आई, लेकिन चाणक्य का कुछ पता नहीं चला। सभी यात्रियों की पूरी तरह से जांच परख कर ली गई है और साथ ही पाटलिपुत्र के हर घर की भी तलाशी ले ली गई है, लेकिन कहीं भी चाणक्य का पता नहीं चला। सारे राजमार्ग बंद होने के कारण व्यापारियों के आवागमन में समस्या हो रही है। सेनापति जी का कहना है कि आप जल्दी इस बारे में कोई निर्णय लें। अमात्य को यह बात सुनकर झटका लगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर चाणक्य यहां आया था तो कहां चला गया? दास की बात सुनकर पब्बत ने परिस्थिति को अपने अनुकूल करते हुए कहा, महामंत्री जी, क्योंकि चाणक्य आपका विरोधी है, महाराज का शत्रु है, तो अपनी शत्रुता के चलते क्या आप मुझे शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रखेंगे? क्या मैं जान सकता हूं कि मेरी शिक्षा का चाणक्य से क्या लेना देना है? मैं एक राजकुमार हूं और उच्च शिक्षा प्राप्त करना मेरा अधिकार, जिससे आप मुझे वंचित नहीं रख सकते। राजकुमार पब्बत के चेहरे पे दृढ़ता थी। उनकी बात अमात्य को तीर की तरह चुभी, लेकिन अब उसका विरोध करना उनके हित में नहीं था। इसलिए कुछ सोच वो तुरंत महाराज को संबोधित करते हुए बोले, महाराज, हम कभी नहीं चाहेंगे कि मगध के भावी राजा को उच्च शिक्षा से वंचित रखा जाए। राजकुमार पब्बत अगर तक्षशिला जाने का निर्णय ले ही चुके हैं तो अवश्य जाए। इनके जाने का सारा प्रबंध हम स्वयं करेंगे। हमें तो बस इनकी सुरक्षा की चिंता थी, इसलिए अगर आपकी अनुमति हो तो हम बस यही चाहते हैं कि तक्षशिला में युवराज आचार्य गजानन की देखरेख में ही शिक्षा ग्रहण करें। अमात्य की बात सुन धनानंद बोले, आप जैसा उचित समझे महामंत्री जी। यह सुन राजकुमार पब्बत कुछ ना बोल सका। अमात्य अपना दाव चल चुके थे। उसने एक बनावटी मुस्कान के साथ अमात्य और अपने पिता का अभिवादन करते हुए कहा, मेरा कार्य बस शिक्षा ग्रहण करना है, बाकी जैसा आप उचित समझे, और वहां से निकल गया। शक्तार को पकड़वा के जहां अमात्य का एक दाव सही पड़ा था, वहीं चाणक्य का मगध प्रवेश कर गायब होना और पब्बत का तक्षशिला जाने का निर्णय, दोनों ही घटनाओं ने उन्हें एक बार फिर अपनी हार का सामना करा दिया था।
इन्हीं सब विचारों में उलझे अमात्य अपने आप से क्रोधित हो अपने कक्ष में टहल रहे थे। उनके साथ सेनापति भुजंग भी थे, जो वहीं बैठकर मदिरा का पान कर रहे थे। कुछ सोचते हुए अमात्य बोले, ऐसा भला कैसे हो सकता है? कहां जा सकता है चाणक्य? जमीन निगल गई या आसमान खा गया उसे? सेनापति को अमात्य की चिंता समझ आ रही थी, पर उनके पास इसका कोई हल नहीं था। उन्होंने महामंत्री के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, लेकिन महामंत्री जी, हमारे पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि चाणक्य मगध आया था। सिर्फ राजहंस की बातों पर विश्वास करके हमने अपना बहुत सा समय नष्ट कर दिया। क्या प्रमाण है कि वो जो कह रहा है वो सत्य है? राजहंस का नाम सुन जैसे अमात्य के गुस्से का पारा आसमान चढ़ गया और क्रोध में आदेश देते हुए बोले, राजहंस को मेरे सामने लेकर आओ। अमात्य के आदेश पर थोड़ी देर में सैनिक बेड़ियों में जकड़े राजहंस को उनके सामने लेकर आए। राजहंस को देखते ही अमात्य क्रोध में तलवार निकाल राजहंस की तरफ बढ़े और बोले, सत्य बताओ, क्या सच में चाणक्य मगध आया था? उनके हाथ में तलवार देख राजहंस सहम गया। मृत्यु का भय उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। वो अमात्य के चरणों में गिर गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं सत्य कह रहा हूं महामंत्री जी। आचार्य गजानन ने स्वयं अपने कानों से सुना था कि चाणक्य ने तक्षशिला के कुलपति से मगध आने के लिए छुट्टी मांगी थी। मैं सत्य कह रहा हूं। लेकिन अमात्य का गुस्सा अभी भी सातवें आसमान पर था। वो गरजते हुए बोले, लेकिन चाणक्य तो यहां आया ही नहीं। तुमने हमें झूठी सूचना देकर बस हमारा समय नष्ट किया और कुछ नहीं। राजहंस रोते रोते ही बोला, मैंने कोई झूठ नहीं बोला महामंत्री जी, और ना ही मेरे आचार्य झूठे हैं। उन्होंने कहा था तो चाणक्य अवश्य यहां आया होगा। राजहंस के मुंह से चाणक्य का नाम एक बार फिर सुन अमात्य अपना आपा मानो खो बैठे और चिल्लाए, चाणक्य चाणक्य चाणक्य! बहुत हो गया उस दरिद्र का गुणगान। क्षमा नहीं, मृत्यु दंड मिलेगा तुम्हें। इतना कहकर अमात्य ने तलवार हवा में उठा सीधा राजहंस की गर्दन पर रख दी।